चैप्टर नंबर 19 कॉई स्क्वायर टेस्टिंग। और बेटा कॉई स्क्वायर टेस्टिंग को इसी तरह डिनोट किया जाता है। मतलब ये मत समझे कि ये कोई स्टाइल बनाया हुआ है, तो कॉई स्क्वायर टेस्टिंग को ही इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये नीचे काई का साइन है और ऊपर स्क्वायर, तो उसे कहा जाता है कॉई स्क्वायर टेस्टिंग। तो अक्सर बुक्स में जहाँ पर उनसे ये काई स्क्वायर टेस्टिंग का साइन नहीं बनता, तो वो उसको एक्स स्क्वायर से भी डिनोट कर देते हैं। तो मतलब आपको पता चल जाए कि वो काई स्क्वायर ही है। अच्छा बेटा, काई स्क्वायर टेस्टिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की ही एक टाइप है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ना एट्रीब्यूट्स को ज़रा देखना होता है। एट्रीब्यूट्स के दरमियान डिफरेंसेस को देखना होता है। काई स्क्वायर टेस्टिंग इज यूज्ड to determine whether there is a significant difference between observed frequencies of results and the expected frequencies of result। बेटा आपको याद होगा, आपने चैप्टर 13 में रिग्रेशन पढ़ा था। यस सर। ऐसे ही था ना। और आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एस्टिमेट करते थे, उसके अंदर प्रिडिक्शन करते थे, एस्टिमेशन करते थे उसकी। तो वो उसकी यस एक्सपेक्टेड सर। वैल्यू कहलाती थी। और जो एक्चुअल वैल्यूज उसमें गिवन होती थी, वाई की वैल्यूज, उनको बेस बनाते थे, उनके साथ कंपैरिजन भी कर लेते थे। तो जहाँ पर बिल्कुल वही है कि आप देखें वहाँ पर भी, तो क्या एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम सेम होती थी या उनमें डिफरेंस होता था? चलें आप इसको यूँ देख लें, वो जो पुलिस क्राइम वाला हमने क्वेश्चन किया था, तो एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स कुछ और होते थे और हमारे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कुछ और होते थे। यस यस सर। तो हमारी एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता था। यस सर। बस बेटा उसी चीज़ की टेस्टिंग हमने करनी है अभी। इसी चीज़ की टेस्टिंग के हम लोग एक डाटा लेंगे, उस डाटा की एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस देखना है हम लोगों ने। जैसा कि आप मार्केट में गए एक बाइक को सेल करने, आपने अपने मैकेनिक से पूछा कि भाई कितने का सेल हो जाएगा। उसने कहा कि अगर आप इसे मार्केट में लेके जाएं तो भाई ये ना आपका बाइक 45,000 में सेल हो जाएगा। लेकिन जब आप मार्केट में गए, अब ये 45,000 उसकी एस्टिमेशन थी, मार्केट में गए तो वो बाइक 40,000 का सेल हुआ, तो ये एक्चुअल वैल्यूज है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, इसी तरह से यस सर। आपने आज के दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ना शुरू किया और आपने सोचा आज के दिन मैं 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। अब ये आपकी एस्टिमेशन है कि आप 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक चैप्टर लेंथी सा आ गया हो या उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो रहा हो, उस पर आपको ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप 5 नहीं कर सके, आप 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर सके हो। तो एक्चुअल में वो 4 चैप्टर्स हुए, तो एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस आ गया। तो बेटा इसकी टेस्टिंग को कॉई स्क्वायर टेस्टिंग कहते हैं। एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होता है, उसकी टेस्टिंग को हम कॉई स्क्वायर टेस्टिंग कहते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी, राइट? यस सर। ओके। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल वैल्यूज आपको दे देगा। रिग्रेशन में भी तो ऐसे ही होता था ना, वाई की एक्चुअल वैल्यूज आपको दे देता था पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हम लोग रिग्रेशन लाइन के थ्रू फाइंड कर लेते थे। एस्टिमेटेड वैल्यूज ऐसे ही था। यस सर। बेटा यहाँ पर भी एक्चुअल वैल्यूज दे देगा, एस्टिमेटेड वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेंगे। और वो एस्टिमेटेड वैल्यूज बेटा 3 तरह से फाइंड करेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा, तीनों मेथड्स बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में जाके सॉल्व हो जाता है, और छोटे से क्वेश्चन होते हैं ना, इतना लेंथी कोई वर्किंग नहीं है। तो हम लोगों को एक्चुअल वैल्यूज गिवन होंगी और एस्टिमेटेड वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। वो जो एक्चुअल होती हैं उन्हें ऑब्जर्व्ड,
और जो एस्टिमेट करते हैं उन्हें एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। काई स्क्वायर टेस्टिंग, इससे पहले जी टेस्ट था, वन टेल भी होता था, टू टेल भी होता था। टी टेस्ट था, वो भी वन टेल टू टेल दोनों होते थे और डिपेंड करता था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। लेकिन बेटा काई स्क्वायर टेस्टिंग हमेशा वन टेल टेस्टिंग होती है और वो वन टेल भी हमेशा अपर टेल होता है हमारे पास। आप देखें जी टेस्ट टी टेस्ट तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी। लेकिन काई स्क्वायर टेस्टिंग हमेशा पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होती है। आप देखें जरा डायग्राम, क्या ये यस सर। सिमेट्रिकल होती थी? ये वाली, ये किसको शो कर रही है? सर ये पॉजिटिव। तो बेटा ये जो काई स्क्वायर टेस्टिंग होती है ना, ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होती है। तो इसकी तो सिर्फ राइट हैंड साइड की ही टेल होती है ना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की टेल तो है ही नहीं। तो इसलिए यस बेटा सर। राइट हैंड साइड इसका रिजेक्शन रीजन होता है और लेफ्ट हैंड साइड इसका एक्सेप्टेंस एरिया होता है। बात क्लियर? यस सर। अब इसके अंदर ना दो किस्म के टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। एक है, मतलब काई स्क्वायर टेस्टिंग दो तरह से है, ये थ्योरी बेस आपके लिए बड़ी हेल्प करेंगे। काई स्क्वायर टेस्टिंग दो तरह से है, एक है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और दूसरा है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, दोनों के सॉल्व करने के मेथड ना बिल्कुल सेम सेम है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपने सोल्यूशन में नहीं परेशान होना। डाटा गिवन हो, काई स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये मत सोचना कि यार गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपसे कहा था यस सर। टाइप्स डिफरेंट हैं तो वो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के मुताबिक हैं, अदरवाइज सोल्यूशन सेम है। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज़ होती थी? सर म्यू 0, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। शाबाश शाबाश बच्चे, बहुत आला, ज़बरदस्त यार, गुड। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे विद मेरिट सर्टिफिकेट। जी, तो बेटा यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। तो इनकी ना डेफिनेशन ज़रूर याद रख लेना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये कि भाई कौन कौन सा काई स्क्वायर टेस्टिंग है, तो वो आपको पता हो, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और दूसरा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। और फिर डायग्राम, वो सॉरी डेफिनेशन पूछ सकता है कि डेफिनेशन क्या है। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन होता है। अच्छा, मैं ना बहुत सारी चीज़ों को ना लिंक करता जाऊंगा पिछले चैप्टर्स के साथ, तो बिलीव मी आपको ऐसे लगेगा यार शायद चैप्टर 19 हम नहीं पढ़ रहे, हम ना क्यों के रिवीजन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपके जहन में आ जाएगा, मैं 19 पढ़ाते पढ़ाते कभी 13 पे पहुंच गया, कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच गया, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको रिवाइज हो जाते हैं। इसीलिए ना मैं वो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि आपके जहन में हो कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट तो बेटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन होता है, जबकि टेस्ट ऑफ एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन होता है। बस आपने इतनी बात याद रखनी है, एट्रीब्यूट्स मतलब जो क्वालिटीज होती हैं किसी में, उनके कंपैरिजन के लिए टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे कि हम लोग कहें ना कि मेन एंड वेमेंस हैं, उनमें से कॉफ़ी ड्रिंकर्स नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, तो बेटा ये कॉफ़ी ड्रिंक करना, नॉन कॉफ़ी ड्रिंक, ये तो उनके एट्रीब्यूट्स हुए ना, ये तो उनमें खास यस सर। काम ही हुई कि वो यस सर। या नहीं पीते। तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई आपके पास कोई डाटा मौजूद है, उस डाटा को जाके कंपेयर करना, तो वो कहलाता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लग जाता है। मतलब अगर आपसे इस तरह से पूछे तो आपने बताना है द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, a test for comparing a theoretical distribution with the observed data from a sample, with the
ऑब्जर्व्ड डाटा फ्रॉम अ सैंपल। अच्छा, यहाँ पे जो टेस्टिंग कर रहे थे फिर से वही कि सैंपल्स के डाटा में से हम ऑब्जर्व करते हैं वैल्यूज़, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ देखते हैं, उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, अ टेस्ट which allows the comparison of two attributes in a sample of data to determine if there is any relationship between them, कि इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करें तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। यहीं पे मुझे एक बात याद आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था, टाइम सीरीज ग्राफ एंड सेमी लॉग ग्राफ। वहाँ वो ये दोनों मैंने आपसे कहा था बेटा कंपैरिजन Yes. के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था। मैंने कहा था कि अगर आप एक्चुअल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो तो टाइम सीरीज ग्राफ, और अगर आप Yes, sir. रेट ऑफ चेंज को कंपेयर करते हो तो सेमी लॉग। Family log. और इसके लिए हम लोगों ने वो एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि सेमी लॉग ग्राफ इज यूज टू कंपेयर रेट ऑफ चेंज इंस्टेड ऑफ Yes, एब्सोल्यूट चेंज। तो मैंने आपसे कहा था कि yes, sir. रेट ऑफ चेंज के लिए सेमी लॉग ग्राफ और एब्सोल्यूट चेंज के लिए टाइम सीरीज ग्राफ। तो बेटा यहाँ पर वैसे ऐसे ही है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करना है तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, ओके। Okay, sir. अब देखें वो वाली चीज भी रिवाइज हो गई ना, आपको एक बेहतरीन एमसीक्यूज रिवाइज हो गए हैं। Sir. अब चलते हैं बेटा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है तो लाजमी बात है यार हाइपोथेसिस तो बनाने हैं ना। Yes, sir. बेटा इसके हाइपोथेसिस बनाना कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। इनके हाइपोथेसिस ऐसे समझ लें जैसे रटे रटाए हैं कि इन्होंने इसी तरह ही बनना है। क्या एच नॉट। अच्छा, एच नॉट का तो आपको पता है ना कि इक्वलिटी के साथ आता है। Yes, sir. अच्छा शाबाश। अब देखें, अब बेटा इक्वलिटी है यस सर। मतलब डिफरेंस नहीं होगा। इक्वलिटी है तो मतलब डिफरेंस नहीं होगा, और अगर Yes, sir. Equality में नहीं. तो डिफरेंस होगा। Yes, sir. मतलब एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ ना, इसमें रट्टा लगाने वाली तो कोई बात नहीं है ना। तो भाई एच नॉट भी क्या, No. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो क्या इस बात की समझ आ गई, क्योंकि मैं इक्वलिटी बताने जा रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा Yes, sir. नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसका, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि बेटा काई स्क्वायर टेस्टिंग में हमने क्या कहा था, is used to determine whether there is a significant difference between observed and expected frequency। तो भाई इसके क्या हाइपोथेसिस बनेंगे इक्विलिटी के लिए। इक्विलिटी के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा। There is a significant difference between. Akash, there is significant difference between the observed and expected frequency। ये देखें क्या, Frequency. अब ये याद करना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए हैं। No, sir. अच्छा, और दूसरा बेटा यहाँ पर ना काई स्क्वायर टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो उन एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को देख रहे होते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने रिग्रेशन कोरिलेशन में जब वैल्यूज फाइंड की थी एक्स एंड वाई, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को भी तो देखते थे ना। आर की वैल्यू फाइंड करते थे तो वहां से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का हमें पता चल जाता था। Yes, sir. ऐसे ही था ना।
यस सर लिखिए। तो बेटा इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि भाई टू एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ऊपर तो आ गए ना वो वाला ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात आ गई है। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन हो तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में तो टू एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहीं से हमें पता चलेगा उनके रिलेशनशिप का। देखिए ना टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन में, which allows the comparison of two attributes in a sample of data to determine there is a relationship between them। तो रिलेशनशिप कब, कि वो डिपेंड करते हैं या नहीं करते। हाँ, तो हम लोग कहेंगे यस सर। two Yes, sir. attributes are independent, two attributes are Independent. इंडिपेंडेंट। independent। मतलब इसका क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, Yes, sir. नो रिलेशनशिप। नो यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। मतलब किसी और की रिलेशनशिप। कोई जान पहचान नहीं है, यस सर। उनकी कोई एसोसिएशन नहीं पाई जाती। भाई इंडिपेंडेंट है तो फिर नो एसोसिएशन ना। यस सर। Yes, sir. इसी को, इसी नल हाइपोथेसिस को हम यूं भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। आप इसको यूं लिख दें या आप इसको यूं लिख दें तो बात एक ही है। यस सर। द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ये लिखते हैं। या फिर लिख दें देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। क्लियर। क्लियर है सर। ऑल्टरनेटिव्स देखें, अगर हम ऊपर वाले की बात करें जहां हमने इंडिपेंडेंट कहा था, अब नीचे उसका ऑल्टरनेटिव क्या बना देंगे, द टू डिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो नॉट इंडिपेंडेंट मतलब यस। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लिख लें या फिर नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो एक ही बात है। द टू यस सर। आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो बेटा नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं तो मतलब एसोसिएशन है। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। तो बेटा क्या आप लोगों को ये हाइपोथेसिस क्लियर हो चुकी है तमाम स्टूडेंट्स को। Yes, sir. यस सर। अली मसूद और हमजा मसूद ने ज्वाइन कर लिया था हमें। सर उनका ना नेट का इशू है, वो आए थे फिर चले गए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलती हैं। अब बेटा इसका ना वो टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब फार्मूला बता देना। तो बेटा इसका ना एक ही फार्मूला है, एक ही टेस्ट स्टैटिस्टिक है। और जैसे जी के लिए हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने टी के लिए पढ़ा, तो यहाँ काई स्क्वायर टेस्टिंग, इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा जाता है वो काई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने कहा था ना कि हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है एस्टिमेटेड एंड ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, ऐसे ही था ना कि उनके दरमियान डिफरेंस यस सर। नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बनाते हैं काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, अब ये सम सबके साथ है आगे, क्या कि आपने एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है और उस स्क्वायर लेने के बाद उसको डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। समझ आइए आपको। एक्चुअल वैल्यू बेटा यस सर। क्वेश्चन गिवन होगी आपको, इसकी मदद से एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम सबकी फाइंड कर लेंगे। फिर हर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर 4 वैल्यूज़ हों, 5 वैल्यूज़ हों तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो उन तमाम वैल्यूज़ का सम जो भी हमारे पास आएगा वो सम का स्क्वायर कहलाता है, का स्क्वायर। ओके, ओके सर। हमने बस यही काम करना है कि एक्चुअल वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू से
हमने ये एक कॉलम बना के उसका सम फाइंड करके दे देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बेटा एक्चुअल वैल्यू को ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। एक्चुअल वैल्यूज को ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, तो इसलिए हम इसको ओ से डिनोट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो फार्मूला समझ आ गया आपको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम दो टेस्ट में अप्लाई होता है। जी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई ताल्लुक नहीं। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई हो रहा होता है टी टेस्ट के अंदर। अब ये भी ना एमसीक्यूज हैं थ्योरी के, तो जब ये गौर से सुन लेंगे तो आपको वैसे ही याद रह जानी है। एक तो टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज हो रहा होता है, और वो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट वाला? क्या होता है? सर सैंपल में से 1 माइनस कर दो। शाबाश, सैंपल साइज -1 n-1, तो वो वाला यूज होता है। लेकिन बेटा काई स्क्वायर टेस्टिंग के अंदर ना दो किस्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और वो डिपेंड कर रहा होता है डाटा के ऊपर कि डाटा कैसा है। जैसा डाटा होगा वैसा ही डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई करेंगे। एक तो वही टी टेस्ट वाला ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कि सैंपल साइज -1, सैंपल साइज -1 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये अरे ऑफ डाटा के लिए यूज होता है। अरे ऑफ डाटा मतलब वो जो डाटा आपको एक रो की फॉर्म में, एक कॉलम की फॉर्म में, इस तरह से आपको अगर दे दिया जाए तो उस डाटा के लिए ये यूज होता रहता है। और Yes, sir. दूसरा डाटा बेटा यस सर। टैबुलेशन की फॉर्म में भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आपने पढ़ा था ना चैप्टर 11 में टैबुलेशन। यस सर। Sir. बेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है आपका डाटा। और ये कब, जब एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हो तो कॉलम एंड रोज की फॉर्म में नहीं आता था डाटा। आपको Yes, sir. कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स और इस किस्म के, विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, तो टैबुलेशन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते थे डाटा को। यस सर करते थे टैबुलेशन में। तो बेटा वहां पर अगर आपका डाटा टैबुलेशन की फॉर्म में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, तो उसके लिए है कि नंबर ऑफ कॉलम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज -1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टेबल को हम यहाँ पर काई स्क्वायर के अंदर, इस टेबल को हम कहेंगे कॉन्टीजेंसी टेबल। क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंसी टेबल। Contingency table. यहाँ पर जो टेबल होता है इसे कहा जाता है कॉन्टीजेंसी टेबल। आपको याद होगा चैप्टर 10 के अंदर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते थे, यस ऑर्डर सर। ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था? ऑर्डर यस ऑफ सर। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था हमारे पास? सर रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। पूछ रहे हो, बता रहे हो हैं? सर बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? Row multiple. मैट्रिक्स क्या होता था हमारे पास? रो Row मल्टीप्लाई बाय कॉलम। multiple column. तुम्हारे बताने के अंदाज से लग रहा है जैसे तुम्हें खुद नहीं पता, तुम तुक्का लगा रहे हो। ये अलग बात है कि वो नो सर। लगा रहे हैं। No, sir, ऐसे ही है. तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन वहां पर मल्टीप्लाई किया नहीं जाता था। यस सर, पहले रो बताई जाती थी फिर कॉलम। 3, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लोग, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये चैप्टर 19, ये देखें, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन टैबुलेशन की फॉर्म में है ना? यस सर। मेल फीमेल, फिर मिडल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में कितने कितने, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? कितने नंबर ऑफ रोज सर हैं? 2। शाबाश। 2, sir. इनको नहीं शामिल कर देना, ऊपर वालों को इनको नहीं शामिल कर देना। तो हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3, sir. 3 कॉलम्स हैं। 2 तो कॉलम। ये इसको नहीं शामिल करना। नुमान बेटा जाग जाओ, दोपहर हो गई है। सर ये 75 एंड 45।
क्या क्या कहे जा रहे हो? सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं। एक और टू, मैं बस ये वाली, ये 2 रोज और ये 3 कॉलम्स। क्या हो गया अल्लाह के बंदो, ओ, पागल। सर ये मैं थर्ड वाली को टोटल समझा था, इसलिए मैंने टू कहा था। ग्लासेस दोनों। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 टू मल्टीपल इंटू थ्री। 3, टू। 2 rows 3 columns. शाबाश। 2/3। ये कॉन्टिजेंसी टेबल है, कॉन्टिजेंसी टेबल है। Yes. Yeah, yes यस। sir. इसे कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2 into 3। क्लियर? Yes. इसी तरह से मुझे बताएं इसको क्या कहें जी। कॉन्टिजेंसी